अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। आज तारीख़ है 9 जुलाई 2020 और दिन है जुमेरात का। आइए अपने लेक्चर नंबर 22 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम उर्दू ग्रामर देखेंगे और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे मज़मून नवीसी क्या है। मज़मून नवीसी किसी मौजू को ज़हन में रख कर उसके मुतल्लिक़ अपने ख़यालात को आसान, खूबसूरत और मौजू अल्फाज में इस तरह तसलसल के साथ बयान करना कि पढ़ने वाला इसको बखूबी समझ जाए, मज़मून नवीसी कहलाता है। मज़मून नवीसी भी एक फ़न है। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला है तमहीद यानी आगाज़, फिर है नफ्स मज़मून यानी मज़मून का दरमियानी हिस्सा जिसमें हम तफसील लिखते हैं। तीसरा हिस्सा है इख्तिताम यानी ख़ात्मा, एंड। सबसे पहले हम देखते हैं तमहीद। तमहीद मज़मून का अहम और पहला हिस्सा है। इसमें असल मौजू या नफ्स मज़मून से मुतल्लिक़ कुछ लिखने से पहले चंद पुर असर और ज़ोरदार जुमले इस तरह लिखे जाते हैं जिससे पढ़ने वाले के ज़हन असल मौजू की तरफ राग़िब हों और इनकी दिलचस्पी भी बढ़े। दूसरा है नफ्स मज़मून। मज़मून का दरमियानी हिस्सा नफ्स मज़मून कहलाता है जिसमें मौजू के मुतल्लिक़ तफसील से ज़िक्र किया जाता है। चूँकि ये हिस्सा तवील यानी लंबा होता है इसलिए इसको कई पैराग्राफों में तकसीम करके लिखना चाहिए। तीसरा हिस्सा है मज़मून का इख्तिताम यानी एंड। मज़मून का आखिरी हिस्सा इख्तिताम कहलाता है। इसमें मज़मून निगार को अपने ख़यालात का निचोड़ पुरअसर अंदाज में लिखना होता है ताकि पढ़ने वाला मुतासिर हो और आसानी के साथ मज़मून के मौजू पर अपनी राय कायम कर सके या इससे कुछ नतीजा अखज़ कर सके। मज़मून नवीसी एक फ़न है। अच्छा मज़मून निगार बनने के लिए ज़हीरा मालूमात के साथ साथ वसी मुतालिया और बार बार लिखने की मशक भी ज़रूरी है। मुताले से न सिर्फ मालूमात में इजाफ़ा होता है बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर व फिक्र करने का, उनके बारे में जानने का मौका भी मिलता है। मज़मून नवीसी में महारत हासिल करने के लिए चंद ख़ास बातों को ज़हन में रखना ज़रूरी है। मज़मून लिखने से पहले इस मौजू के तमाम अहम पहलुओं का एक खाका ज़हन में बना लिया जाए जिस पर मज़मून लिखना है, यानी मज़मून की तमहीद क्या हो और कौन कौन सी बातें किस किस तरतीब से लिखी जाएं, वगैरह वगैरह। अपने ख़यालात को अदा करने के लिए आसान, पुरअसर और सही ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी अल्फाज का इस्तेमाल सादा, आसान और पुरअसर हो। मौज़ू तहरीर में तसलसल और राब्ता मज़मून नवीसी की जान है। तहरीर में उलझाओ, अल्फाज की तकरार और गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करना चाहिए। जिस मौजू पर मज़मून लिखना हो उसके मुतल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए और मज़मून लिखते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि उस मज़मून में किसी जमात, फ़िरके, ग्रोह, मज़हब या फ़र्द की तज़हीक यानी मजाक या ज़िल्लत ना हो। फ़िक्रों में राब्ता होना चाहिए, यानी हर फ़िक्रा एक दूसरे से ताल्लुक़ रखता हो। मज़मून को कई पैराग्राफों में तकसीम करके लिखना चाहिए। पूरे मज़मून को एक पैराग्राफ में लिखना गलत है। पूरे मज़मून को लिखने के बाद उसे एक बार ज़रूर दोहरा लेना चाहिए। ये था हमारा मज़मून नवीसी किसे कहते हैं, मज़मून के हिस्से और हर हिस्से को क्या कहा जाता है, और फिर हदायत। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि अगर आपको खुद से किसी मौजू पर मज़मून लिखना पड़े तो आप इन बातों को ज़हन में रखते हुए मज़मून बहुत अच्छे तरीके से लिख सकेंगे।
اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مضمون کی طرف، جو کہ ہے گفتگو کے آداب۔ یہ آپ جو اسکول سے نوٹس لے کر جا چکے ہیں یہ اس میں موجود ہے۔ گفتگو دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان بات چیت کو ہم گفتگو بھی کہتے ہیں۔ اب گفتگو کرنے کے کیا طریقے ہیں، اس کے کیا آداب ہیں، آئیے ہم مضمون کی پڑھائی کرتے ہیں۔ گفتگو ایسا ذریعہ ہے جس سے کسی انسان کے ذہنی معیار، قابلیت، شخصیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے بول چال سے ہی اگلا انسان آپ کی پرسنالٹی یعنی شخصیت کے بارے میں اندازہ کر سکتا ہے۔ جب انسان کسی سے ملتا ہے تو گفتگو سے ہی اپنے آپ کو متعارف کراتا ہے۔ گفتگو کا انداز جس قدر مہذب، شائستہ اور شیریں ہوگا اس انسان کی شخصیت کو عظیم سمجھا جائے گا۔ اگر گفتگو میں مٹھاس نہیں، گفتگو شستہ نہیں بلکہ بے ربط ہے تو اس شخص کے بارے میں کوئی بھی اچھی رائے قائم نہیں کرے گا۔ آپ کا لب و لہجہ، آپ کے الفاظ ہی آپ کی پہچان ہے۔ گفتگو کا اصل مقصد بات سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ دوران گفتگو ایک دوسرے کو بات کرنے کا پورا موقع دینا چاہیے، یعنی اگر ایک انسان نے بات شروع کی ہے تو جب تک اس کی بات ختم نہ ہو آپ لوگ اپنی بات کا آغاز نہ کریں، بلکہ اس کی گفتگو ختم ہونے کا انتظار کریں۔ بات سنتے ہی اسے فوراً غلط قرار نہیں دینا چاہیے۔ بات نہایت صبر و تحمل، ادب و احترام سے سنیں اور کریں۔ گفتگو کا انداز نہایت مشفقانہ ہونا چاہیے۔ گفتگو اس طرح ہونی چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، یعنی آپ کی گفتگو کے الفاظ، آپ کا لب و لہجہ اس طرح ہو تاکہ اگلے انسان کو دکھ نہ پہنچے۔ گفتگو کے دوران لحاظ، مرتبہ، ادب اور عمر کا خاص خیال رکھیں۔ اگر گفتگو کرنے والا کوئی بزرگ ہے تو اس کے ساتھ بڑے احترام اور دھیمے لہجے میں بات کریں۔ اگر آپ کا کوئی ہم عمر ہے تو اسے برادرانہ گفتگو کریں۔ اگر کوئی چھوٹا ہے تو گفتگو نہایت مشفقانہ اور سمجھانے کے انداز میں ہو۔ بات جتنی ٹھہر کر اور نرمی سے ہوگی گفتگو اتنی ہی نفیس اور پائیدار ہوگی۔ گفتگو کے دوران غیر ضروری بحث اور نازیبا الفاظ نہ بولیں۔ گفتگو کرتے وقت یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دوسرے انسان کی تعلیمی قابلیت اور ذہنی معیار کو سمجھیں۔ لا حاصل یعنی ایسی گفتگو جس کا کوئی معنی نہ ہو، ایسی گفتگو سے اجتناب کریں یعنی بچیں۔ اس سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کی سمجھ کے مطابق بات کرو، ایسی گفتگو نہ کرو جو دوسروں کو ناگوار گزرے۔ یہ ہمارا مضمون نمبر 2 تھا۔ اس سے پہلے ہم ایک مضمون کر چکے ہیں سائنس کے کرشمے، اور اب ہم دیکھتے ہیں ہماری ڈائری کیا ہے۔ ڈائری ہے دیے گئے مضمون کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔